हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के लिए दोस्तों मैथ का काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो 17 फरवरी को दोस्तों आने वाला प्रश्न है। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देखिएगा, एक भी प्रश्न को आप स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो का दोस्तों एक एक प्रश्न आपको मैं काफ़ी बेसिक को ध्यान रखते हुए समझाऊंगा कि एक बार में दोस्तों आपका माइंड में फिट हो जाएगा। ठीक है, बस आपको करना क्या है कि वीडियो को पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखना है। ठीक है, तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। देखिए पहला प्रश्न, tan 60 डिग्री का मान होगा। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसा प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में हमेशा देखने को मिलेगा। आपको बताना है इसमें कि tan 60 डिग्री का मान होगा। तो दोस्तों tan 60 डिग्री का जो हमारा मान होता है वो √3 होता है, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ होगा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपके फाइनल बोर्ड पे चेक कीजिए। पहले आप ये समझिए कि सम संख्या दोस्तों हम किसे कहते हैं, तो वैसा संख्या जो दोस्तों 2 से विभाजित हो जाए उसी को हम सम संख्या कहते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे लिखा है दो क्रमिक, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि दो लगातार। दोस्तों दो क्रमिक यानी कि दो लगातार, क्रमिक मतलब लगातार होता है। तो दो क्रमिक सम संख्याओं का दोस्तों आपको एचसीएफ बताना है, यानी कि दो लगातार सम संख्याओं का दोस्तों आपको एचसीएफ बताना है। तो देखिए 2 और 4 दोस्तों ये क्या है, दो लगातार सम संख्या। तो इसका एचसीएफ निकाल दीजिए यहाँ से 2 से, और फिर यहाँ 4 तो कितना 2 टाइम में लगेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ से कट जाएगा, इसका एचसीएफ दोस्तों कितना आ गया 2 आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों देखिए यहाँ पे हम 2 और 4 यहाँ पे दो लगातार सम संख्या लिए हैं ना, अब 4 और 6 भी ले सकते हैं। ये भी दोस्तों दो लगातार सम संख्या ही है, इसका भी 4 और 6 का भी अगर यहाँ पे एचसीएफ निकालिएगा तो आपका 2 ही आंसर आएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर, 2 sin 38 डिग्री बाई में लिखा हुआ cos 52 डिग्री का मान है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, समझिएगा इसको आप ध्यान से। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 और यहाँ पे लिखा हुआ है sin 38 डिग्री। ठीक है, अब बाई में देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है cos दोस्तों 52 डिग्री। इस तरह से लिखा हुआ है। क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, बराबर देकर यहाँ पे लिखते हैं 2 sin 38 डिग्री। ठीक है, बाई में देखिए लिखा हुआ है cos 52 डिग्री। दोस्तों cos 52 को इस तरह से लिख लेते हैं, cos लिख लेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे हम 90 - 38 डिग्री। कोई दिक्कत, 90 में से दोस्तों अगर जो 38 को घटाएगा तो यहाँ पे 52 आ जाएगा। कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ से आगे कीजिएगा तो यहाँ पे 2 sin 38 डिग्री इसी तरह से लिख देंगे। ठीक, कोई दिक्कत। अब देखिए cos 90 - थीटा दोस्तों क्या होता है, sin थीटा होता है। तो थीटा के ऊपर कितना है 38 डिग्री है ना, तो यहाँ पे हम 38 डिग्री लिख देंगे। और देखिए sin 38 कैंसिल हो जाएगा, तब बचा हमारा क्या 2 बचा। तो हमारा 2 दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा नंबर, इसमें आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा परिमेय है। आपको बताना है 4 ऑप्शन में दोस्तों कि निम्न में कौन सी जो इसमें संख्या है वो परिमेय है। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, जिसको दोस्तों हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, ठीक, उसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं, जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और जिसको दोस्तों हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ है पाई दोस्तों एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको ध्यान में रखना है। बहुत सारे विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं कि पाई कौन सी संख्या, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो पाई जो है दोस्तों एक अपरिमेय संख्या है, तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि हमको कौन सा संख्या चूज करना है, परिमेय संख्या। देखिए ऑप्शन बी में लिखा हुआ √7, √7 लिखा हुआ है। ये दोस्तों √7 को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो दोस्तों √7 जो है ये भी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर बी भी हमारा नहीं होगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी में ये दोस्तों √5 लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी को अभी छोड़े हैं, और देखिए √5 लिखा हुआ है दोस्तों, तो √5 को भी हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी कि जो √5 है ये भी हमारा अपरिमेय संख्या है। देखिए ऑप्शन सी में दोस्तों इस तरह से लिखा हुआ है 25 बटा यहाँ पे लिखा हुआ है 36। ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है। देखिए 25 का यहाँ पर वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पर 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 6। ये दोस्तों 5/6 हो गया, इसको इस तरह से करेंगे तो, और 5/6 को दोस्तों हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि दोस्तों हमारा जो यहाँ पे √25/36 जो कैसी संख्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये प्रश्न अच्छे तरीके से। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
5 नंबर। और दोस्तों ये सभी प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए एक भी प्रश्न को स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ दोस्तों कि एक एक प्रश्न इस वीडियो को आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि मैं दोस्तों आपको सारे प्रश्न को पूरी बेसिक को रखते हुए शानदार तरीके से समझाऊंगा दोस्तों, कि आप आसानी पूर्वक उसे आप समझ में आपको अच्छी तरीके से आ जाए, ठीक है। बस आपको एक काम करना होगा, वीडियो को पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखिए दोस्तों, आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होते चला जाएगा सारा प्रश्न का, ठीक है। देखिए 5वां नंबर प्रश्न को समझिएगा। कहता है बिंदु 4, किस चतुर्थांश में होगा। देखिए दोस्तों पहले आपको हम चतुर्थांश बताते हैं, इस तरह से होता है। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारा होता है दोस्तों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसमें प्लस कॉमा प्लस होता है, ठीक है। आपको इसको याद रखना है, आपके बोर्ड एग्जाम में 100% इससे प्रश्न आएगा ही आएगा एकदम। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या बताया आपको कि प्लस कॉमा प्लस, और सेकेंड में जो होता है दोस्तों वो माइनस कॉमा प्लस होता है, ठीक है। और देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में जो होता है दोस्तों उसमें माइनस कॉमा माइनस होता है, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होता है दोस्तों, फोर्थ क्वाड्रेंट में उसमें दोस्तों प्लस कॉमा माइनस होता है, ठीक है। आपको इसको याद रखना है। देखिए क्या आपसे पूछा गया कि बिंदु 4, किस चतुर्थांश में होगा, यानी दोस्तों पहले प्लस है इसके बाद माइनस है, तो प्लस और माइनस किस में है, फोर्थ में है, यानी कि चतुर्थ दोस्तों हमारा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं, 6ठा नंबर है। ये देखिए 6ठा नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। ध्यान से आप इसको समझिएगा। देखिए प्रश्न क्या कहता है, कहता है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं PA एवं PB खींची गई है। यदि PA की जो हमारा जो लंबाई दिया है दोस्तों 8 सेंटीमीटर, तो PB की लंबाई होगी। देखिए दोस्तों इस तरह से इसको हम प्रश्न को बनाएंगे। पहले एक चमचमाता हुआ आपके सामने हम वृत्त बना लेते हैं। देखिए ये वृत्त बन गया। अब क्या कहता है, कहता है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से, मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे बाह्य बिंदु है, ठीक है। यहाँ पे हम P इसका नाम दे देते हैं कि P इसका नाम है। कहता है बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं PA, पहला जो खींचा जा रहा है PA, मान लीजिए यहाँ से दोस्तों इस बिंदु से हम स्पर्श रेखा इस तरह से खींच रहे हैं, PA कहा है, तो यहाँ पे हम नाम दे देते हैं कि यहाँ पे A है, ठीक है। और कहा है दोस्तों एवं PB खींची गई है, तो PB दोस्तों यहाँ से हम इस तरह से अच्छा से खींचिएगा, यहाँ से इस तरह से दोस्तों PB, यहाँ से हम P यहाँ पर B नाम दे देते हैं, तो PB इस तरह से खींच लिए, कोई दिक्कत है यहाँ तक। और कहता है दोस्तों कि PA की जो लंबाई है 8 सेंटीमीटर है। देखिए PA की जो लंबाई दोस्तों कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पूछा है कि PB की लंबाई होगी, तो दोस्तों PA अगर जो 8 सेंटीमीटर है तो PB भी दोस्तों हमारा कितना होगा, 8 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि दोस्तों ये दोनों को जो हमारा लंबाई होता है वो बराबर होता है, ठीक है। ये दोस्तों कॉन्सेप्ट ही है दोस्तों, आपको ज्योमेट्री में पढ़ना है, ठीक है। देखिए आपको बता देते हैं, जिस तरह से इस तरह से अगर वृत्त खींचा हुआ है ना, तो यहाँ पर जो बिंदु है तो इस तरह से आप स्पर्श रेखा इस तरह से अच्छा से खींचिए, इस तरह से खींचा हुआ स्पर्श रेखा, तो ये दोनों जो लाइन होता है दोस्तों ये बराबर होता है। ये आपको ज्योमेट्री में पढ़ना एक कॉन्सेप्ट है, तो आपको इसको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर PA कितना 8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर PB भी दोस्तों हमारा 8 सेंटीमीटर ही होगा। तो देखिए हमारा राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपको 7 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। देखिए दोस्तों ये प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए आपको बताते हैं पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। यहाँ पे दोस्तों 0 से दोस्तों बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है, और 1 से छोटा होता है दोस्तों या तो 1 के बराबर होता है, ये आपको याद कर लेना होगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो हमारा होता है दोस्तों वो 0 से बड़ा होगा, या तो दोस्तों 0 के बराबर होगा, या तो दोस्तों वो 1 से छोटा होगा, या तो 1 के बराबर होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। और देखिए जो पहला ऑप्शन में लिखा हुआ 2/3 दोस्तों, इसको आप यहाँ से भागा दीजिएगा तो डेसिमल में दोस्तों 0.66 इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा। तो दोस्तों ये जो है 2/3 जो है यानी कि प्रोबेबिलिटी का मान हो सकता है, ठीक है। और देखिए यहाँ सी में देखते हैं, पहले हम सी में लिखा हुआ कितना 15%। देखिए प्रतिशत हटाएगा तो बटा में 100 आएगा, 2 0, ठीक है। यहाँ से डेसिमल में इसको करेंगे तो वो यहाँ पर 0.15 हो जाएगा। तो ये भी दोस्तों हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का मान हो सकता है, ठीक है। और देखिए ऑप्शन डी में लिखा है 0.7%। देखिए यहाँ 7 लिखा हुआ है, और देखिए यहाँ 0 पॉइंट था ना, तो 0 पॉइंट यहाँ से 1 हटाएगा तो 1 शून्य आएगा, यहाँ पर प्रतिशत को भी हटाएगा यानी कि टोटल दोस्तों यहाँ पे 3 शून्य नीचे में आएगा, ठीक है। और यहाँ पर डेसिमल में करिएगा तो इसको 0.007 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक। यहाँ पर 3 शून्य कैसे नीचे निकाले, देखिए समझिए, दशमलव है तो यहाँ से 1 हटाएंगे तो 1 शून्य नीचे आया, और फिर प्रतिशत को हटाएंगे तो 2 शून्य नीचे आएगा, तो 3 शून्य हुआ ना, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर 0.00
7 हो गया। तो ये भी दोस्तों जो हमारा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का मान हो सकता है। तो ये तीनों ऑप्शन में हो सकता है, मगर देखिए ऑप्शन नंबर जो बी में लिखा हुआ -15 दोस्तों ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का मान नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो हमारा बी होगा दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये आपको ध्यान में रखना है जो किसी प्रायिकता का जो मान होता है दोस्तों नेगेटिव में कभी भी प्रायिकता का मान नहीं होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं 8 नंबर। कहता है यदि अल्फा कॉमा बीटा द्विघात बहुपद f(x) = x² - 3x + 5 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस में 1/बीटा का मान होगा। देखिए समझिए यहाँ पर आपको लिखा है क्या 1/अल्फा प्लस में 1/बीटा, इसका दोस्तों आपको मान यहाँ से बताना है। ठीक है, तो देखिए पहले इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। और यहाँ से दोस्तों भागा दीजिएगा तो यहाँ पे बीटा आ जाएगा और यहाँ से भागा दीजिएगा तो यहाँ पे अल्फा आ जाएगा। बस हम एलसीएम लिए हैं और कुछ नहीं किए हैं। अब देखिए हमको यहाँ से अल्फा प्लस बीटा चाहिए, अल्फा इंटू बीटा चाहिए। तो देखिए पहले अल्फा प्लस हम बीटा यहाँ से निकालते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा निकालिएगा तो देखिए एक अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला क्या होता है -b/a होता है, ये फार्मूला होता है। ठीक है, और आगे यहाँ से करते हैं अल्फा प्लस बीटा। देखिए तो एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है दोस्तों वो हमारा a होता है, और देखिए एक्स के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो हमारा b होता है, और जो कांस्टेंट में होता है दोस्तों वो हमारा c होता है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। देखिए b हमारा कितना है -3 है, और यहाँ फार्मूला में भी दोस्तों -ba होता है। तो यहाँ पर देखिए -3 और यहाँ पर भी फार्मूला में भी -b है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, समझ रहे होंगे। और देखिए a लिखना है बटे में, तो a देखिए एक्स स्क्वायर के आगे जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं तो 1 है मान लीजिए, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। यानी दोस्तों यहाँ से हमको अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे हम। ठीक है, देखिए अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है दोस्तों, तो c/a होता है दोस्तों अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला। ठीक है, अब देखिए अल्फा इंटू बीटा आगे यहाँ से करेंगे, अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए सी कितना है 5 है, तो यहाँ 5 लिख लेंगे। और देखिए ए कितना है, ए कुछ नहीं दोस्तों तो 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, कोई दिक्कत। यानी कि दोस्तों अल्फा इंटू बीटा बराबर हमको कितना यहाँ से आ गया 5 आ गया, कोई दिक्कत। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर दोस्तों हमारा यहाँ पे 3 हो गया, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आ गया 5 आ गया, तो यहाँ पे लिख दिए। अब दोस्तों हमको यहाँ से जो राइट आंसर यहाँ पे हमको ही निकालना था 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो इसका एलसीएम लिए तो ये प्राप्त होगा, और यहाँ से 3/5 आ गया, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आ चुका होगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 9 नंबर। कहता है बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि जब आपको एक बिंदु दे दे और दूरी मूल बिंदु से पूछे तो एक फार्मूला होता है x² प्लस में y² का अंडर रूट, इसको आपको याद रखना है। और इसी पर दोस्तों आपको रखना है। देखिए यहाँ पर 2 जो है दोस्तों ये हमारा x है, तो यहाँ पर 2 का यहाँ पर स्क्वायर करेंगे क्योंकि x² है ना, तो यहाँ पर देखिए 2 पहले लिख लीजिए, 2 लिख कर यहाँ पर स्क्वायर कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर प्लस, अब देखिए y दोस्तों हमारा यहाँ पर 3 जो लिखा हुआ है हमारा y है, तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे और इसका भी स्क्वायर इस तरह से लिख देंगे, अंडर रूट इसी तरह से चढ़ा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, इसका अंडर रूट इसी तरह से लिख देंगे, और 9 और 4 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 13, यानी कि अंडर रूट 13 दोस्तों हमारे यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं 10 नंबर। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्तों की परिधियों का अनुपात होगा। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए क्या कहता है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्तों की परिधि का अनुपात होगा। देखिए दोस्तों पहले हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो वृत्त का जो त्रिज्या होगा दोस्तों रेडियस होगा वो हमारा p होगा। ठीक है, और इसके बाद कह रहा है कि त्रिज्या को दुगनी कर दी जाए, तो पहले हम p माने थे, तो अब दोस्तों इसको दुगना कर देंगे। अगर जो हम दुगना करने के लिए कह रहा है तो 2p हो जाएगा। ठीक है, अब कहता है नए एवं पुराने वृत्तों की परिधि का अनुपात होगा। यही पॉइंट को आपको समझना है एग्जाम में ध्यान से, इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं करना है। पहले देखिए कहा है नए एवं पुराने वृत्त, यानी पहले दोस्तों हमको नए जो वृत्त का परिधि निकालना है, इसके बाद हमको पुराने वृत्त का परिधि का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो देखिए वृत्त का जो परिधि होता है दोस्तों क्या होता है 2πr होता है, ये फार्मूला होता है, आपको इसको याद करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं 2π। और देखिए पहले दोस्तों हमको नए वृत्त के कहा है ने, तो पहले नए वृत्त का दोस्तों हमारा पहले जो हमारा रेडियस था यानी कि त्रिज्या था क्या था p था, इसके बाद में हम 2p माने, तो इसमें नया कौन होगा जो बाद में माने वो नया होगा। तो यहाँ पर बाद माने दोस्तों, तो यहाँ पर नए वृत्त का हमको परिधि निकालना है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या वृत्त का परिधि 2πr होता है, तो r की जगह पर हम यहाँ पर 2p लिखेंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए फिर से यहाँ पे 2π लिखेंगे और r। अब दोस्तों कहा है पुराने वृत्त की परिधि, तो हमारा पुराना जो त्रिज्या है दोस्तों कौन है p है, तो यहाँ पे हम पुराना त्रिज्या
पी लिखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से पी से पी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 2:1 बचेगा, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया हो, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं 11 नंबर। यदि किसी त्रिभुज ए बी सी में कोण ए एवं कोण बी पूरक हैं तो कोण सी का मान है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से आप इसको समझिएगा, आपको पूरे बेसिक से मैं इसको बताऊंगा, ठीक है। देखिए इस तरह से दोस्तों हमारा त्रिभुज बना लेते हैं आपके सामने। यहाँ पे हम नाम दे देते हैं कि ए, और यहाँ पे दे देते हैं बी, और यहाँ पे दे देते हैं सी। इस तरह से दोस्तों हमारा त्रिभुज है, और कहा है कि कोण ए तथा कोण बी पूरक हैं, तो यहाँ पर कॉट सी का मान है। दोस्तों कोण ए और कोण बी पूरक कहा है, ठीक है। अब देखिए आपको ये ध्यान में रखना होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग करने का मतलब त्रिभुज का जो तीनों कोणों का योग होता है, कोण ए प्लस में कोण बी प्लस में कोण सी, त्रिभुज का तीनों कोणों का योग दोस्तों 180 डिग्री होता है, ये आपको याद कर लेना होगा, ठीक है। त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब देखिए कहा है कोण ए तथा कोण बी पूरक हो, तो दोस्तों कोण ए और कोण बी जब पूरक कहा है, यानी कि कोण ए और कोण बी का दोस्तों जो सम होगा, योग होगा, वो दोस्तों कितना होगा, कोण ए प्लस में कोण बी का जो सम होगा दोस्तों 90 डिग्री होगा, क्योंकि जब दोस्तों कोण ए और कोण बी पूरक है तो इसका सम कितना होगा 90 डिग्री होगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखिए कोण ए और कोण बी हमारा यहाँ पर मान पता चल गया कितना कि 90 डिग्री है, तो यहाँ सब कोण सी हम निकाल लेंगे, तो कोण सी बराबर यहाँ पर कितना लिख देंगे 180 डिग्री, और कोण सी यहाँ से निकालिए, देखिए यहाँ 90 दोस्तों बराबर के उस साइड भेजिएगा तो 180 माइनस 90 हो जाएगा, तो 180 माइनस दोस्तों 90 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 90 आ जाएगा, यानी कि दोस्तों कोण सी बराबर दोस्तों हमको कितना निकल के आ गया 90 डिग्री। और यहाँ कॉट सी का हमको मान बताना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉट, और देखिए सी की जगह पर हम कितना, सी का कोण दोस्तों 90 डिग्री निकल के लाए हैं ना, तो सी की जगह पर यहाँ पर 90 डिग्री रख देंगे। और दोस्तों कॉट 90 डिग्री का मान दोस्तों 0 होता है, ठीक है, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं 12 नंबर। द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 = 0 का विवेचक होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। देखिए विवेचक निकालने का दोस्तों जो हमारा फार्मूला होता है, सूत्र होता है, वो b² माइनस 4ac होता है, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर जो कोफिशिएंट होता है उसके साथ क्या ए होता है, अभी आपको बताएं, और एक्स के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है बी होता है, और जो कांस्टेंट में होता है वो सी होता है, ठीक है। अब देखिए हमारा बी कितना है -4 है, तो यहाँ पे -4 लिखकर यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे माइनस लिख लेंगे 4, और ये कितना है दोस्तों 2 है, तो यहाँ पे इंटू 2 लिख देंगे। सी कितना है दोस्तों 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब देखिए -4 का यहाँ पे स्क्वायर करना है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 16। कैसे, देखिए अगर जो -4 का स्क्वायर हम करते हैं दोस्तों, तो स्क्वायर मतलब क्या हुआ, यानी कि -4 गुने -4 2 बार करना है, तो यहाँ से गुना कीजिएगा तो कितना 4 चौके 16 हो जाएगा, और माइनस माइनस दोस्तों प्लस हो जाता है, यानी कि दोस्तों आपको यहाँ ध्यान रखना होगा कि -4 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 16 लिख दिए, कोई दिक्कत। और यहाँ पर देखिए 4 दूनी के 8 और 8 तरीके 24, यहाँ पे 24 हो जाएगा। और देखिए 16 माइनस 24 की जगह दोस्तों यहाँ पे -8 आ जाएगा, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं 13 नंबर। कहता है कि किसी निश्चित घटना की प्रायिकता निम्न में से कौन होगी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 100% दोस्तों ये प्रश्न पूछा ही जाएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि किसी निश्चित घटना की जो प्रायिकता होता है दोस्तों निम्न में से कौन होगा, तो 1 होगा दोस्तों, ठीक है। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, और ये भी आपको ध्यान में रखना है कि किसी अनिश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, तो किसी अनिश्चित घटना की प्रायिकता दोस्तों 0 होती है, ये भी आपको याद रखना है साथ में। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं 14 नंबर। कहता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, तो वृत्त की दोस्तों जो सबसे बड़ी जीवा होती है व्यास होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इस तरह से वृत्त होता है ना, ये जो यहाँ पर से हम इस तरह से खींच रहे हैं, यही दोस्तों हमारा व्यास है, ठीक है। यानी कि वृत्त की जो दोस्तों सबसे बड़ी जीवा होती है वो क्या होती है, व्यास होती है। आपको इसको ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आज नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं 15 नंबर। यदि tan थीटा = में 8/15 हो तो cosec थीटा का मान होगा। दोस्तों ये प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसा प्रश्न दोस्तों प्रत्येक साल हर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, और 2022 बोर्ड एग्जाम में भी दोस्तों 100% ये प्रश्न आएगा ही आएगा। इसलिए इसको हम पूरे आपको बेसिक से समझाएंगे, अच्छी तरह से इसको समझकर बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा दोस्तों, कि ताकि आपका एग्जाम में बना दे प्रश्न को, तो आप उसको जल्दी से सोल्व कर सके, ठीक है। देखिए लिखा है tan थीटा = में लिखा है दोस्तों 8/15 हो, और cosec थीटा का
आपको मान बताना है। तो tan थीटा बराबर दोस्तों हमारा फार्मूला क्या होता है, तो P/B होता है। tan थीटा बराबर फार्मूला यहाँ बराबर है कितना दिया हो, 8 बटा के कितना लिखा हो नीचे 15। तो इस तरह से हम यहाँ पे लिख लिए, कोई दिक्कत। अब देखिए कौसेक थीटा का दोस्तों हमको मान बताना है। तो कौसेक थीटा बराबर जो हमारा दोस्तों फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो H/P होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए हमको यहाँ से दोस्तों P तो कौसेक थीटा निकालना है, यानी कि H बटा हमको P यहाँ से फाइंड करना होगा। तो दोस्तों P तो हमको मालूम है ये कि 8 दिया होगा, H हमको मालूम नहीं है, तो कैसे निकालेंगे। देखिए P और B दिया हुआ है दोस्तों, तो पैथागोरस प्रमेय से हम H नहीं निकाल लेंगे, हाँ निकाल लेंगे। तो पैथागोरस प्रमेय क्या होता है, देखिए क्या होता है, H² इक्वल होता है दोस्तों P² प्लस में B²। H² इक्वल क्या होता है, P² प्लस में B² होता है। अब देखिए यहाँ से हमको H निकालना है, तो यहाँ से H इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए P, तो दोस्तों हमारा P कितना दिया हुआ है यहाँ पे 8 दिया हुआ है, यानी कि हमको 8 का यहाँ पर स्क्वायर करना होगा, तो कितना हो जाएगा 64। अब प्लस में B कितना दिया दोस्तों 15 था, 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। ठीक है, अब H² लिखकर आगे 64 प्लस दोस्तों 225 करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से 289 हो जाएगा। ठीक है, 289 हो जाएगा। और यहाँ से दोस्तों H² था, तो स्क्वायर को हम बराबर के उस साइड भेज देंगे, यहाँ पर दोस्तों क्या अंडर रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, और दोस्तों 289 का दोस्तों जो वर्गमूल होता है वो 17 होता है, यानी दोस्तों H बराबर हमको कितना निकल गया 17। हमको H/P यहाँ से हमको निकालना था दोस्तों, तो H हम कितना निकाल कर आए हैं 17, और हमको P पहले से मालूम था 8, यानी कि दोस्तों यहाँ पे 17/8 जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया हुआ है। ठीक है, आई होप दोस्तों ये प्रश्न आपको समझ में आ चुका होगा। आइए अगला प्रश्न जो है आपका HW का प्रश्न है, ये दोस्तों आपको हम होमवर्क में प्रश्न को दे रहे हैं। ठीक है, सारे विद्यार्थी इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, प्रश्न बताना है कि वृत्त की परिधि निम्न में से कौन है। ऑप्शन ए में लिखा है 2πr, बी में लिखा हुआ है πr², सी में लिखा है πr और डी में लिखा है r²। ठीक है, सारे विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, आप सभी विद्यार्थी का हम रिप्लाई जरूर देंगे। ठीक है, और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को दिल से आप लाइक करें। ठीक है, और इस वीडियो को दोस्तों जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए एक वीडियो काफ़ी मेहनत से बनाता हूं, ताकि इस वीडियो को भी अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी दोस्तों इस वीडियो के से कुछ नॉलेज ग्रहण कर सकें, और दोस्तों इस वीडियो से कुछ उनका भी प्रॉफिट हो सके। ठीक है, अगर जो दोस्तों अभी तक और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों इससे बाद भी जो हम वीडियो लाएंगे उसमें काफ़ी शानदार दोस्तों सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम वीडियो लाएँ तो उसका नोटिफिकेशन जो होगा दोस्तों आपके पहले सबसे प्राप्त होगा। ठीक है, और दोस्तों एक बात जरूरी बात आपको मैं बता दूं कि आपके पास दोस्तों समय अब 1 से 1.5 मंथ बता हुआ है लगभग में। ठीक है, तो आपके पास जितना जुनून है दोस्तों, जितना एनर्जी है, पूरे जुनून और शिद्दत लगन के साथ पढ़ाई कीजिए। अभी का जो आपको समय है दोस्तों, 1-1 मिनट आपकी लाइफ के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये जो आपका मार्क्स होगा दोस्तों मैट्रिक का, वो आगे भी दोस्तों आपको फ्यूचर में बहुत काम आएगा। ठीक है, अगर जो आप अच्छा अंक प्राप्त करते हैं तो। ठीक है, अगर जो आपका सपना है कि मुझे 480 प्लस मार्क्स लाना है, तो दोस्तों नींद चैन त्याग दीजिए और पूरी लगन और शिद्दत के साथ पढ़ाई कीजिए। दोस्तों एक बार जो समय बीत जाता है वो जीवन में कभी वापस नहीं आता है। ठीक है, अपने माता पिता के गांव मोहल्लों में नाम रोशन कीजिए। दोस्तों याद रखिए, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उस दिन माँ और पिता की आंखों में दोस्तों खुशी की आंसू बहेगा, अगर जो आपका 480 प्लस मार्क्स प्राप्त होगा तो। ठीक है, इसलिए पूरी लगन और मन के साथ पढ़ाई कीजिए दोस्तों, समय की बर्बादी नहीं कीजिए, आपके लिए 1-1 मिनट काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।